बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है। ये गैर मामूली बल्कि इंतहाई गैर मामूली मुलाकात में इसको कहूंगा। ये मुलाकात मुमकिन कैसे हुई, ये भी एक सवाल है, क्योंकि पहली मरतबा हुआ है कि जनाब अमेरिकी सदर ने किसी आर्मी चीफ के साथ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की हो। वैसे किसी वफद के साथ गए हुए हों तो अलग बात है, जैसे ये सोलो डिप्लोमेटिक ट्रिप पे हैं आसिम मुनीर साहब, इस तरह की मुलाकात इससे पहले कभी नहीं हुई। और उस मुलाकात में जो हमारे वजीर दाखिला हैं, सॉरी मुलाकात नहीं, उस जहराने में हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे और हमारे DGISI आसिम मलिक साहब, जनरल आसिम मलिक साहब, वो भी उस जहराने में मौजूद थे। और गैर मामूली में इसको इसलिए कह रहा हूँ कि इस मुलाकात के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का जो सफर है वो शुरू हो गया है। अच्छा, माजी में ना जब भी हमारे कोई जनरल जाते थे वहां पे मुलाकातें करके आते थे तो पीछे यहाँ खलबली सी मची होती थी, खासतौर पे उन दिनों में जब पाकिस्तान की अमेरिका तारीफ किया करता था और जहाँ जनाब ये खतरा हर वक्त मौजूद रहता था कि जनाब अमेरिका ने कोई पुट्ठी पट्टी बुला देनी है ना, और उस पुट्ठी पट्टी के बाद इसे मार्शल लग जाना और फिर अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होना। लेकिन इस मरतबा इसके बिल्कुल बरक्स हुआ है। जो हमारे आर्मी चीफ मिलकर अभी उधर ही है, अभी उनकी और मुलाकातें भी है, वज़ीर दिफा के साथ मुलाकात भी है, पेंटागन में भी मुलाकातें हैं उनकी। तो वो इस मरतबा जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो तारीफें कर रहे थे वो वाक़तन किसी वजह से तारीफें कर रहे हैं पाकिस्तान की। ये वो जो कहते हैं जब कोई मार्शल लग जाएगा या ऐसी कोई सूरत बन जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। ये पूरे वसूख के साथ आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। और दूसरा, ये जो मुलाकात है ना, इसके बाद जो दुनिया है ना वो पाकिस्तान के एहसानमंद रहेगी। इसकी तफसीलात मैं आगे जाके पेश करता हूँ। ये जो ना माजी में जो हमारे आर्मी चीफ जाते थे, इस दफा तो इनको देखें, प्रोटोकॉल देखें, वो खुद कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मेरे लिए ये एजाज की बात है ये मुलाकात। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता था आसिम मुनीर का कि जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगबंदी के मामले में इनका जो किरदार है, इस हवाले से मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए उनको बुलाया है। अच्छा, बहरहाल ये माजी में हमारे अब जो आपदा से है ना, बेगम आपदा से है, वो सफीर रह चुकी है। उन्होंने किताब भी लिखी थी पावर फेलियर के नाम से। तो वो 1992 में हमारे आसिम नवाज साहब जो हैं वो गए थे अमेरिका के दौरे पे। तो वो उस वक्त के जो वजीर इत्तफा थे डिक चीनी और जो वजीर खारजा थे जेम्स बेकर, उनके साथ मिलना चाह रहे थे। उन दिनों अफगानिस्तान वाला मसला ताज़ा ताज़ा हल हुआ था और पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात वो पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम को लेके एक मरतबा फिर कशीदगी की तरफ जा रहे थे। तो पर वो उन्होंने जनाब ख्वाहिश का इज़हार किया आसिम नवाज साहब ने, जनाब मैंने डिक चीनी से मिलना है जो वजीर दिफा हैं, और वजीर खारजा जेम्स बेकर के साथ मेरी मुलाकात करवा दे। लेकिन वहाँ के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने जनाब ये कहा कि जनाब जो तीसरे दर्जे का एक अंडर सेक्रेटरी था ना, आर्नल्ड केंटोर, उसके साथ मुलाकात तय कर दी। अब जनाब वो जाते हैं मुलाकात के लिए, पहले तो उनकी तलाशी होती है। आसिम नवाज साहब गुस्सा भी करते हैं इस बात का। फिर जनाब वो उनके कमरे में पहुंच जाते हैं, जनाब वो कहते हैं बैठे, खुद वो कुर्सी में बैठे हो तो उनको सोफे बिठा दिए। तरीकाकार ये होता है कि जनाब अगर वो सोफे बैठे सारे सोफे में बैठेंगे, या वो कुर्सी में बैठे हो तो सारे कुर्सियों में बैठेंगे। तो वो जनाब उन्होंने जनाब उनको सोफे बिठा दिया। और फिर वो कहते हैं अचानक लाइट चली गई कमरे की, तो उन्होंने टार्च निकाली दराज से, अपनी मेज के दराज से, तो उसको ना सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जला के, तो वो सेट नहीं कर सके। तो फिर जनाब जो आसिम नवाज साहब हैं वो उठे हैं और उठने के बाद उन्होंने उसको सेट सुट किया। चाय के बगैर वो मुलाकात खत्म हुई। अच्छा, फिर उनकी जो मुलाकात है वो हो जाती है जनाब वजीर दिफा के साथ। अब वजीर दिफा के साथ जब उनकी डिक चीनी के साथ मुलाकात हो जाती है तो वो जनाब जो बेगम आपदा से हैं वो अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने मुझे निकाल दिया उस मुलाकात से, जनाब असी कल्याण ने मुलाकात कर ली है। तो उस तो बाद कहते सी गड्डी चाहे तो मैंने पूछा जरनैल साहब ने कि आपको अंदाजा उन्होंने क्या कहा होगा। तो कहती है मैंने उन्हें कहा कि जनाब अगर आप ये हुकूमत में कब्जा कर लेते हैं, लेकिन जो एटमी प्रोग्राम है आप पाकिस्तान का उसको रेड लाइन से पीछे ले जाते हैं, तो जनाब
ہم آپ کے اس ماشاء اللہ پہ خاموش رہیں گے. تو دیکھیں ہاں بالکل یہی بات تھی. آپ کو کیسے اندازہ اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ جناب وہ جو بھی جنرل آتا ہے اس کے ساتھ یہی بات کرتے ہیں. اچھا دوسرا بڑا اہم جو معاملہ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ ملاقات ممکن کیسے ہوئی. یہ میں نے عرض کیا نا محسن نقوی صاحب بھی وہاں پہ ہیں اور ظہرانے میں تھے، اور ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک صاحب بھی اس ظہرانے میں تھے. تو یہ جو ہمارا روایتی سفارتی سسٹم ہوتا ہے وہ بھی اس میں تھا، اور غیر روایتی جو سفارتی کہہ لیں آپ طرز عمل وہ بھی اختیار کیا گیا. یہ پہلے تو یہ کہ جو اعتماد جو ہے پاکستان کے اوپر وہ بحال کیا گیا، اور اس میں پینٹاگون اور جن کا جو کام ہے جس میں کرولا صاحب نے پاکستان کے جنرل کرولا نے پاکستان کی وہ کہا نہیں تھا ہمارے جناب انٹیلیجنس اسٹریٹجک پارٹنر ہیں دہشت گردی کے خلاف، تو ان کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا تھا. اور ان کا بھی کردار ہے ٹرمپ صاحب کو قائل کرنے میں کہ جناب پاکستان بڑا اچھا ملک ہے. ایمنی ٹرمپ صاحب نے ایک دن پہلے پھر کہا آئی لو پاکستان، بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑی مضبوط قیادت ہے. ایسے ہی یہ ملاقات نہیں ہو گئی، ان کا بھی اس میں کردار ہے. اور پھر ان کے دماد کی وہ لابنگ شابنگ کرنی ہوتی ہے نا. پھر جناب کوئی لابنگ فرمیں تھی ایسی، ایک تو وہ تھی جو ریپبلکنز کے لیے پہلے بھی ریپبلکن اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے لیے F-16 والا جو معاملہ تھا وہ مہادے شادے کروانے میں پھر جھگڑا ہو گیا، پھر پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے، وہ سارے جو چیزیں تھی. اور پھر جو وہ ایک سکہ کرپٹو کوئن جو جاری کر دی ٹرمپ صاحب نے اپنے نام سے، تو وہ اس حوالے سے بڑی ٹچی ہے. تو پاکستان نے اس میں کرپٹو ڈپلومیسی جو ہے اس کا بھی بڑا کردار ہے. اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں شروع نہیں کر دیتا ہو، تو اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہے نا عاصم ملک صاحب، ان کا کلیدی کردار ہے، بنیادی کردار ہے. جو ہمارے سول سفارتکاری ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ان کا کردار ہے جو اعتماد جیتا ہے انہوں نے کہ جناب ہم قابل اعتبار ساتھی ہیں آپ کے. وہی لابنگ فرمیں تھے جنہوں نے جناب نان نیٹو لائی جو ہے وہ پاکستان کو ڈکلیئر کروایا تھا، اور پھر ان کے جو داماد کی کوئی زہرا فرمے شرمے ہیں بزنس ہے ان کے ساتھ جو تعلقات والے تھے سارے، یعنی چاروں پاسوں نا پاکستان نے تسی کہہ لو کہ سن لا لیجیے، جو بھی لا لو، جو بھی آپ اس کے لیے میرے پاس وہ الفاظ مجھے مل نہیں رہے کہ وہ جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چاروں پاسوں. اور پھر ایسے ہی نہیں، اس میں جو ان کے جب انخلا ہو رہا تھا افغانستان سے تو وہاں ایئرپورٹ پہ جو فائرنگ شائرنگ کی تھی شریف اللہ وہ پکڑ کے دیا، اور وہ پہلی ہی تقریر میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کو شکریہ ادا کیا تھا. یہ دوسرے پاس عمران خان وغیرہ تو امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نا کہ شاید جناب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، جناب وہ آئے گا اور ایک فون کرے گا. اور یار مشاہد حسین سید جیسے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں جناب پتہ نہیں وہ ٹرمپ کے آنے سے کیا تبدیلی آ جائے گی، عمران کا دوست ہے، وہ تو ہر کسی کو دوست کہتا ہے، مودی کو بھی دوست کہتا ہے میرا دوست ہے، نیتنیاہو کہتا ہے میرا دوست ہے، وہ کبھی کبھی وہ جو شمالی کوریا کا صدر ہے اس کو بھی کہہ دیتا ہے میرا دوست ہے. وہ آج بھی کچھ لوگ جو ہے ان کے لیے امید لگا کے بیٹھے تو شاید وہ حافظ صاحب سے یہ کہے کہ جناب وہ ساڑا بندہ تو چھڑ دو. سر جی یہ میری گل مان لو، لکھ لو، وہ پاکستان دی سیاست تھی، عالمی سیاست ہر جگہ تھے غیر متعلقہ ہو چکے ہیں عمران خان صاحب. یہ پتہ نہیں کیڑی امید تے بیٹھے نے، کی سوچ رہے نے. بہرحال اور دوسری جو بات یہ ہے کہ یہ جنگ بندی والی بات ہے نا، یہ میں ایک آپ کو بتا دوں کہ جب یہ گئے ہیں نا وہاں امریکہ کے دورے پہ تو میں نے کسی صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے انگریزی میں ایک نا اس کا رپلائی کیا، میسج لکھ کے بھیجا کہ جناب یہ ایران اور جو اسرائیل کے جنگ بندی کا جو ہے یہ کوئی معاہدہ شادہ ہونے والا ہے تو یہ جلد وہ کہتے ہیں ہو جائے گا. تو اس حوالے سے ایران کو وہ کہتے ہیں جناب متعلقین کو جو بھی ہیں، اسرائیل بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذریعے پیغام دیا گیا ہو، جیسے بھی ہے، ہو سکتا ہے اس کو کسی اور ملک نے پیغام دیا ہو، ایران کو ہم نے پیغام دیا ہو. تو وہ کہتے ہیں جناب وہ جب بات ہوئی تو ایران نے یہ کہا کہ جناب ہمیں ذرا پھینٹا لگا لینے دیں، ہمیں ریٹیلیٹ کرنے دیں. جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کمزور ہے،
तो हम उनको बता देना चाहते हैं, उनका जोम खत्म कर देना चाहते हैं। ये जंगबंदी वाली जो बात है ना, ये हो सकता है अब तक मुज़ाकरात शुरू हो चुके होते हैं। ये ईरान ने ये कहा कि उन्होंने अपना जनाब शौक पूरा कर लें दो तो सानू दस लें दो। अब सूरत ये बनी हुई है कि जो मगरबी ममालिक हैं और उनके जो अस्करी माहिरीन हैं वो इस काम में लगे हुए हैं कि ईरान के पास कितने मिसाइल हैं, कितनी उसने चला दिए हैं। 700 तो जनाब कहते हैं वो चला दिए। इस तरह की रिपोर्टें जो हैं 700 उसने चला दिए हैं और 2000 उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल थे, 1000 जो हैं वो पता नहीं मैच 12 पता नहीं किस तरह के वो कहते हैं वो उसके पास मिसाइल हैं, तो कितनी देर लड़ सकता है। दूसरी तरफ इसराइल जो है, कल भी मैंने अर्ज किया था, आज हमारे जो मिनिस्ट्री मीडिया में भी ये खबरें चलती रही हैं कि उनका जो इंटरसेप्टर है, जो दफाई निज़ाम है, उनके पास भी वो इंटरसेप्टर जो हैं, दफाई मिसाइल जो हैं वो खत्म होने के करीब है, वहां अलग पड़ा हुआ है। और ये ईरान की गिनती कर रहे हैं कि ना ईरान कितने दिनों तक या कितने हफ्तों तक मजीद जो है ये मिसाइल हमले कर सकता है। अच्छा, जो ईरान ने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है ना, पहले जनाब उसने वो ब्लास्टिक मिसाइल फेंके, फिर जनाब हाइपरसोनिक, फिर जनाब सुपरसोनिक, इस तरह अब जो उन्होंने आखिरी हमला किया है ना, ये जो क्या वादा सादक सोएब, उसके तहत ये 12वां स्पेल है, ताज़ा तरीन, जो आपने इसराइल में तबाही देखी होगी। तो ये जो इस्तेमाल किए गए हैं मिसाइल, ये जनाब के हैं मैच 12 नौयत के हैं, यानी ये 4300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये जाते हैं। 2000 और 2500 किलोमीटर तक जनाब इनकी रेंज है, और बल्कि यूरोप के कुछ मशरकी हिस्सों तक भी ये जो है ये मार कर सकता है। तो इन्होंने वहां तबाही मचाई है। तो अब सूरत ये बनी है कि अच्छा, एक तो ये ना ये बातें कर रहे हैं जनाब शायद ईरान वाली, वो मैंने अर्ज किया ना, ये माजी के बिल्कुल बरक्स हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि जनाब हमारा वो आर्मी चीफ गया है और लमलेट हो गया और अपने फायदे लेके, ये अपने फायदों वाला जनरली नहीं है। जो इनको करीब से जानते हैं ना लोग, जो इनके साथी रहे, जो इनके सीनियर रहे, उनसे बात करके देखिएगा जरा, ये किसी अज़म के साथ ये जो जिम्मेदारियां हैं अपनी पूरी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को एक कुव्वत के तौर पर दुनिया में जो है ये मुतारफ कराने के बाद उन्होंने कल यार उन्होंने कसम खा ली हुई है कि जनाब ये करके जाना मैं। दूसरा ये कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जनाब जंग में शरीक होने वाला है ईरान के खिलाफ, तो वो जनाब इनकी मदद चाहते होंगे। एक बात ये, कल मैंने ये अर्ज किया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, वो जो अमेरिका जो है वो तो अफगानिस्तान पे अकेला हमलावर नहीं हुआ था। पहले करारदाद मंजूर करवाई उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से, फिर जनाब नेटो के जो ममालिक हैं उनको साथ मिलाया, पाकिस्तान को नॉन नेटो लाई अपना जनाब डिक्लेयर किया, तब जाके वो जहां उन्होंने बमबारी से काम शुरू किया था, और फिर बाद में जाके उन्होंने फौजें दाखिल की थी, तो अंदर से भी उन्होंने ग्रुप तोड़े थे। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, उन्होंने जो बात की है ना, उनकी जो गुफ्तगू है वो एक से ज्यादा मरतबा सुनने के बाद ना साफियों के साथ उन्होंने गुफ्तगू भी की है। यानी कि इतना बड़ा इवेंट था कि जहराना देने के बाद उनके इजाज़त में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर सहाफियों को उसकी तफसीलात जितनी मुमकिन थी उनसे भी आगाह किया। अब वो अगर देखें तो वो जनाब उनसे सवाल किया गया कि जनाब सदर, आज की पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ जो आपकी मुलाकात हुई है कि इसमें ईरान पर भी बात हुई है, ये सवाल था। ये मैं पूरा तर्जमा लफ्ज बलफ्ज आपके सामने रख रहा हूं। तो सदर ट्रंप ने कहा, देखें वो ईरान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आसम लीग पाकिस्तान शायद दुनिया में सबसे बेहतर, यानी दुनिया में सबसे बेहतर जो ईरान को जानता है वो पाकिस्तान है। इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि जनाब पाकिस्तान ने बताया हो कि जनाब ईरानी लोग जो हैं उनकी फितरत के हवाले से, जुर्रत के हवाले से, या आप कह लें जिद के हवाले से, और फिर वहां जो उनकी दफाई ताकत है, अस्करी ताकत है, उसके हवाले से कुछ बताया हो। बहरहाल वो कह रहे हैं जनाब शायद दुनिया में सबसे बेहतर जानते हैं, और वो इस सूरत हाल से खुश नहीं है। कोई भी नहीं खुश, जंग तो कौन खुश होता, साला बरादर इस्लामी मुल्क आ वो सड़ना कदी कदी कर लेंदा, लेकिन बहरहाल
ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਯਾਰ, ਸਾरी दुनिया ने पता, तो वो खुश नहीं है। अच्छा ये नहीं कि वो इसराइल के साथ हद से ज्यादा हो रहे हैं, वो कहते हैं ये वजह नहीं है कि जनाब इसराइल के नाल पाकिस्तानी नफरत कर दे रहे हैं। अच्छा फिर वो आगे जा कहते हैं कि जनाब वो दोनों ममालिक को जानते हैं लेकिन ईरान को ज्यादा गहराई से जानते हैं। ये वो कह रहे हैं कि ईरान को बड़ी चंगी तरह जानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जनाब फील्ड मार्शल ने मेरे साथ इत्तेफाक भी किया है। इत्तेफाक नहीं किया होना जनाब होना चाहिए दुनिया दे। और आगे जा कहते हैं मैंने इन्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता था कि उन्होंने जंग की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, जो पाकिस्तान और भारत की जंग के हवाले से बात हुई थी। वो कहते हैं फिर वो बात मैं मोदी का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। अच्छा और वो कहते हैं हम पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ तजारती माहदे पर काम कर रहे हैं। ये दोनों बहुत ज़हीन लोग हैं, यानी कि पाकिस्तानी क़यादत और जो इंडियन क़यादत है। वो कहते हैं दोनों ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया जनाब जंगबंदी करके, तो दोनों एटमी ताकतें हैं। तो आगे जाके ये एटमी जंग में भी बदल सकता था जो मामला था। और वो कहते हैं इसलिए मेरे लिए आज उनसे मुलाकात करना बाइसे एजाज है। बाइसे एजाज ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। अब हुआ क्या, इससे पहले जो इसका मतलब ये है कि ईरान के हवाले से तफसील के साथ वहां बात हुई होगी, तमाम पहलू सामने रखे होंगे, और हमारा जो मौक़िफ़ असम्बली के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर है, जो करारदाद मंजूर हुई है, वही मौक़िफ़ जो है हमारी अस्करी क़यादत का है। ये पक्की बात है, इसमें शक वाली बात ही कोई नहीं। अब हुआ क्या, इससे पहले क्या, मुलाकात से पहले और बाद में, उससे पहले जनाब वो कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के जनाब जो नेतन्याहू साहब है ना, बड़े अच्छे आदमी हैं। तो मैंने उन्हें कहा है कि आप हमले जारी रखें ईरान के ऊपर। और उन्होंने कहा जनाब के पुतिन को मैंने कहा है कि जनाब तू सालसी ने गला करता फिरता, बोलो अपना यूक्रेन वाला मसला तो हल करना। वैसे जो रूस के सदर हैं पुतिन, उन्होंने ये कहा है कि जनाब मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी और इसराइल के साथ भी इस मामले पे ईरान और इसराइल के हवाले से जो जंग है ये राब्तों में हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब ये अगर इसराइल के दिफा की बात है, उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात है, तो फिर ईरान के भी तो कुछ मफादात हैं ना। चीन भी कुछ इसी तरह के बयान दे रहा है। फिर वो कहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात बहाल हो सकते थे, लेकिन ईरान ने अब देर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं इस मुलाकात से थोड़ी देर पहले। अच्छा फिर वो कह रहे हैं कि जनाब अब मैं कहता हूं कि जनाब ये सरेंडर करें, फिर बात आगे बढ़ेगी। अच्छा फिर हुआ क्या, इस मुलाकात के बाद वो कुछ और बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि ईरान पर हम, वो पहले कह रहे थे ना हम शामिल हो जाएंगे, दिया था उन्होंने इशारा, मैंने कहा था नहीं होंगे। बहरहाल उन्होंने वो प्रेशराइज करने के लिए जो भी तरीका है, वो कहते हैं जनाब अब वो कह रहे हैं कि ईरान पर हमलों से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं किया ये। और आगे जाके फिर हुआ क्या, इसके बाद ये हो कि ईरान ने एक दरखास्त दी जनाब के जो सलामती कौंसिल है उसका अजलास बुलाया जाए अक़वाम मुत्तहिदा की। तो उसमें पाकिस्तान ने भी साथ दिया, चीन ने भी साथ दिया, रूस ने भी साथ दिया। तो वो कल जुमा के रोज वो जो सलामती कौंसिल का अजलास है वो बुला लिया गया है। पिछला इजलास तो जो है वो चले आपके बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया था ना। तो अब ये मुझे लग रहा है कि ये नतीजा खेज होता हुआ नजर आ रहा है। और कल के ब्लॉग में मैंने बताया था जनाब जो कोई आलमी इत्तेहाद ईरान के खिलाफ बनाना चाहते हैं, फ्रांस उसकी मुखालफत कर रहा है। तो अब ये पता चला कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने इजाजत दे दी है कि जनाब तुसी 2-3 मुल्क जिहड़े ने ना ये ईरान नाल गल कर लो। ये डेवलपमेंट्स देखें आप, जो मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान का एहसानमंद रहना होगा, बल्कि रहेगी इस बात पे जो पाकिस्तान ने किया है अमन के लिए। अब वो ये है कि जनाब ये जुमा के रोज जिनेवा में जो ईरान के वजीर खारजा हैं, वो आपने खबर सुनी होगी कि जनाब कोई 2 जहाज उड़े हैं जनाब उनकी जो एयरलाइन के, और वो ईरान से बाहर जाते हुए देखे गए हैं। खबरें ये चली कि दोहा में चले गए हैं, दोहा में शायद मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। मुज़ाकरात वाली बात भी ठीक है, जहाज उड़ने वाली बात भी ठीक है, लेकिन दोहा में नहीं, ये जिनेवा में मुज़ाकरात जो हैं ये भी जुमे वाले दिन होंगे ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ। और उसमें जनाब जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो उन मुज़ाकरात में
حصہ لیں گے, جو جوہری وہاں کی جو صلاحیتوں کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں وہاں, اور جو ان کے درمیان 2015 میں معاہدہ ہوا تھا جب ان کی اٹھائی تھی انہوں نے پابندیاں جو لگی ہوئی تھی ایران کے اوپر, میرے خیال وہاں سے بات شروع ہوگی. اور میں تو پر امید ہوں کہ جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ امن کی طرف جائیں گے. اور جو تجارت کی بات لوگ کہتے ہیں تجارت کیا کرے نا پاکستان کے ساتھ, ایک تو وہ جو کرپٹو کرنسی والا معاملہ ہے نا جو پاکستان میں اب اس کی اجازت ہوگی ہوئی ہے, تو ٹرمپ صاحب اس پہ بڑے خوش ہیں. اچھا نا اصل وہ نا انہوں نے ذہن جڑا نا بزنس مین والا, وہ جمع تفریقہ بڑی کرتے ہیں کہ اتوں کنے پیسے آن گے, اتوں کنے پیسے بچن گے, خرچہ کیا ہے گیا ساری گلا. اور وہ جو ایک دن پہلے عاصم منیر صاحب نے جب اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ وہاں نیو یارک میں خطاب کیا تو انہوں نے یہ کہا جناب $400-500 جو وہ یوکرین کی معدنیات سے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں دانتوں سے, تو پاکستان سے ہر سال 10 سے 15 ارب ڈالر کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور یہ سلسلہ 100 سال تک جاری رہ سکتا ہے. یعنی پاکستان کے پاس خربوں روپے مالیت کی معدنیات ہے اور بے تحاشا ہے. لیکن ایک اور بڑی اہم بات انہوں نے کی, وہ کل میں بتانا بھول گیا. انہوں نے یہ کہا کہ جناب پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ان دانتوں کی جو پروسیسنگ ہے وہ پاکستان کے اندر ہو. یہ نہیں کہ جناب جناب ٹرکا دے ٹرک سے جہاز بھر کے لے جاؤ اور سانو پتہ نہیں ہوگا کی لے گئے ہو تو کی نہیں. اجے ریکوٹیک والا معاملہ ہویا سی اس طرح نہیں, وہ پروسیسنگ جہی نا پاکستان کے اندر ہوگی. ایک تو سارے سامنے ہوئے گا معاملہ کی چل رہا ہے, اور دوسرا سارے لوگوں کو روزگار ملے گا, ہنر آئے گا لوگوں کو. اسی بھی معدنیات دے حوالے نا کوئی بڑا کام کسی ویلے پا سکیں گے. تو یہ سر صورتحال بنتی ہوئی جو ہے یہ نظر آ رہی ہے. اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے نا آرمی چیف کی پاکستان کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان, اس کے اثرات پوری دنیا پر مثبت پڑیں گے, اور جو اس کے ثمرات ہیں اس سے بھی پوری دنیا استفادہ کرے گی. یہ میرا تجزیہ ہے. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.